नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को आईटीआई फर्स्ट ईयर, आईटीआई सेकेंड ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। लेकिन ये जो वीडियो है आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए है, जिसमें मैं आपको डीसी मशीन, आर्मेचर एवं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से संबंधित क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जो कि ये आपका आईटीआई सेकेंड ईयर का चैप्टर है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का मुख्य प्रभाव क्या होता है। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया गया फ्लक्स को विकृत करता है। मतलब कि डीसी मशीन में जब आर्मेचर में करंट प्रवाहित होता है, तो ये जो होता है खुद मतलब कि स्वयं एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है मुख्य फ्लक्स को विकृत करता है। और इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जब यहाँ पे मुख्य फ्लक्स को विकृत करेगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो मशीन की जो परफॉर्मेंस होगी, जो उसकी शक्ति होगी, उसको भी यहाँ पे प्रभावित करेगा। और ये देखिए क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन का मुख्य कारण या मुख्य प्रभाव क्या होता है। तो फ्लक्स को विकृत करता है, ये इसका मुख्य प्रभाव होता है। ऑप्शन में आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य होता है। डीसी जनरेटर में जो कम्यूटेटर होता है, इसका एक ही कार्य होता है, एसी को डीसी में बदलना। मतलब कि डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर होते हैं, और जब आर्मेचर में वोल्टेज जो होता है उत्पन्न होता है, तो ये मुख्य रूप से जो आपको देखने को मिलेगा वो कम्यूटेटर जो कि डीसी में बदलता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमसे वही पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या होता है या क्या कार्य होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे एसी को डीसी में बदलना इसका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है, जैसे कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या फील्ड फ्लक्स कंट्रोल या ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक आर्मेचर कंट्रोल जो यहाँ पे दिया गया है, और जो कि ये निचली गति के लिए होता है, मतलब कि कम मतलब माध्यम गति के लिए यहाँ पे कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो फील्ड फ्लक्स कंट्रोल होता है, ये हाई गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो आपको दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन, ए व बी दोनों, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। क्लियर हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का मुख्य कार्य क्या है। ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग होती है, सभी को मालूम है। तो ट्रांसफार्मर में इसका मुख्य जो यहाँ पे कार्य होता है वो क्या होता है। तो वोल्टेज स्तर को परिवर्तित करना इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन में भी यहाँ पर आपको बी देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है एक तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसका जो सिद्धांत है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, इसी पे कार्य करता है। और यदि बात करें यहाँ पे कि मुख्य कार्य क्या होता है, तो वोल्टेज को बढ़ाना मतलब कि स्टेप अप, और घटाना मतलब स्टेप डाउन करना, ये जो होता है ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे काम होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन बी, मतलब कि वोल्टेज को बढ़ाना और कम करना, मतलब परिवर्तित का मतलब यही होता है कि कम या ज़्यादा करना है। तो ये जो काम होता है ट्रांसफार्मर का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 5, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में 200 टर्न और सेकेंडरी वाइंडिंग में 100 टर्न हो, तो यह ट्रांसफार्मर कैसा होगा। मतलब स्टेप डाउन होगा या स्टेप अप होगा या कोई और ट्रांसफार्मर होगा। तो ये साथियों ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे बात की जाए ट्रांसफार्मर की, और ये आपका 100 टर्न दिया गया है, मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग की संख्या है वो कम है, सॉरी ज़्यादा है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग की संख्या है वो कम है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होगा। क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्न होते हैं वो प्राइमरी वाइंडिंग से कम होते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो इनपुट वोल्टेज से कम मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा
सही होता है वो सही होता है साथियों ऑप्शन में बी ऑप्शन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। 6 में पूछा जा रहा है किस ट्रांसफार्मर के किस प्रकार के ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में तांबे के अपेक्षा एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। मतलब कोई ऐसा ट्रांसफार्मर का यहाँ पर आपको नाम बताना है जिसमें जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कॉपर का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका होता है लो कॉस्ट ट्रांसफार्मर, जिसको बोला जाता है लो कॉस्ट ट्रांसफार्मर। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है सस्ता होता है कॉपर के मुकाबले, तो यहाँ पे एल्युमिनियम जो सस्ता होता है और ख़ास बात ये है कि ये हल्का भी होता है, इसलिए इसे लो कास्ट ट्रांसफार्मर की प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि तांबा जो होता है कॉपर जिसको हम बोलते हैं, ये जो होते हैं ज़्यादातर टिकाऊ होते हैं, कुशल होता है, तो ये पावर ट्रांसफार्मर में इसका अधिक यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि बात करें सबसे कम, यदि आप यहाँ पे कम खर्चे में यदि ट्रांसफार्मर का यहाँ पर प्रयोग करें तो वो आपका लो कॉस्ट ट्रांसफार्मर जिसमें एल्युमिनियम की वाइंडिंग की जाती है, तो ये आपका आता है लो कॉस्ट ट्रांसफार्मर के अंतर्गत। बी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 7, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मशीनों में या डीसी मशीन में किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। ये तो क्वेश्चन और भी इजी है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डीसी मशीन की बात किया जाए और उसमें पूछा जाए कि किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है, तो इसमें दो वाइंडिंग होती है। एक होता है लैप वाइंडिंग और एक होता है वेव वाइंडिंग, और यहाँ पे दोनों दिया गया, लैप भी दिया गया और वेव भी दिया गया, लेकिन सी ऑप्शन में दिया गया ए व बी दोनों, इसलिए यहाँ पर हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि लैप वाइंडिंग क्या होता है और वेव वाइंडिंग क्या होता है। तो लैप वाइंडिंग जो होता है इसका उपयोग जो किया जाता है हाई करंट या लो करंट में ज़्यादातर यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, और जो वेव वाइंडिंग होती है इसका उपयोग जो होता है हाई करंट और लो करंट के लिए यहाँ पे किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे आपका सही होता है ट्रांसफर, जो भी यहाँ पे वाइंडिंग की बात की जाती है डीसी में, तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा ए व बी दोनों, अर्थात सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मुख्य कार्य क्या होता है। बैक ईएमएफ मतलब यहाँ पे ईबी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ईबी होता है साथियों, इसका यदि मुख्य कार्य की बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य होता है ओवरलोडिंग से बचना और दूसरा करंट को नियंत्रित करना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बैक ईएमएफ जो होता है एक तरह से क्या होता है, ये स्व प्रेरित वोल्टेज होता है जो आर्मेचर जब घूमता है तो आर्मेचर के घूमने के दौरान ये उत्पन्न होता है। और दूसरी बात ये जो मोटर होता है ये करंट को नियंत्रित भी करता है मोटर में। ये कौन सा नियंत्रित करता है, तो ये बैक ईएमएफ की हम बात कर रहे हैं कि ये जो बैक ईएमएफ होता है ये मोटर में करंट को कंट्रोल भी करता है और ओवरलोडिंग से बचाता भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, बी और सी जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ये सही हो जाता है। और एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा, यदि बैक ईएमएफ ना हो, ध्यान रखिएगा यदि बैक ईएमएफ ना हो तो करंट अधिक बढ़ सकता है, जिससे मोटर की खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये तो यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर 9, जिसमें पूछा जा रहा है डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी होती है, जैसे कि फील्ड कंट्रोल मेथड या वोल्टेज कंट्रोल मेथड या आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोल जो मेथड दिया गया है ऑप्शन बी, ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल द्वारा स्पीड को अधिक यहाँ पे कह सकते हैं कि एक सटीकता से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका यदि बात करें फील्ड कंट्रोल का, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा फील्ड कंट्रोल जो होता है यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन में ए, तो ये फील्ड कंट्रोल का उपयोग जो किया जाता है हाई स्पीड कंट्रोल के लिए किया जाता है, हाई स्पीड यदि कंट्रोल उसके लिए किया जाता है। और जो यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, तो इसका प्रयोग जो किया जाता है हालांकि ये बहुत ही कम प्रभावी होता है, लेकिन इसका प्रयोग की बात करें तो ये पावर लॉस होता है, जहाँ पर अधिक होता है वहाँ पे इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सबसे जो प्रभावी तरीका है जो कि डीसी मोटर में स्पीड कंट्रोल करने का, वो है साथियों बी, जो कि वोल्टेज कंट्रोल मेथड। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है
ट्रांसफार्मर की दक्षता अर्थात इफिशियंसी अधिक कब होती है, मतलब कि ये आपको अधिक कब देखने को मिलेगी। तो एक ही चीज में यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है, जब तांबे का लॉस और आयरन लॉस बराबर हो तब। मतलब कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम जब जो दक्षता है वो तब होगी जब कॉपर लॉस आई स्क्वायर आर और जो आयरन लॉस है वो दोनों बराबर होगा तब। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये जो स्थिति होगी फुल लोड के आसपास पाई जाएगी, तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इफिशियंसी है वो अधिक होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जब तांबे का लॉस और आयरन लॉस बराबर हो तब। ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इसकी इफिशियंसी होती है कब बढ़ जाती है और कब घट जाती है। तो जब इस पर आप लोड देंगे तो ये अधिक हो जाएगी, मतलब कि बढ़ जाएगी। और यहाँ पे ये लोड देने पर यदि आप कम देते हैं, बहुत ही कम देते हैं, तो उस समय जो दक्षता होती है, इसकी इफिशियंसी जो होती है वो घट जाती है। तो ये लोड पे ज़्यादातर निर्भर करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर मारेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 11, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में किस प्रकार के वाइंडिंग कनेक्शन का उपयोग थ्री फेज सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि स्टार स्टार में या डेल्टा डेल्टा में या स्टार डेल्टा में या उपयुक्त सभी में। तो देखिए स्टार डेल्टा का प्रयोग कब किया जाता है, जब कनेक्शन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है स्टार स्टार, ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में यहाँ पे स्टार स्टार का हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि कनेक्शन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाएगा। और दूसरा में यहाँ पे दिया गया डेल्टा डेल्टा, तो कनेक्शन लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर के लिए इसका उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में इसका उपयोग किया ही जा सकता है। और यहाँ पे स्टार डेल्टा दिया गया है, तो स्टार डेल्टा जो होता है, जो मोटरें होती हैं और जो औद्योगिक क्षेत्र की जो यहाँ पे मोटरें होती है, मतलब कि बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही दिया गया है, उपयुक्त सभी। डी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं अगले सवाल को देखिए, सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है किस ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में रिसाव फ्लक्स सबसे कम होता है। रिसाव का मतलब यहाँ पे लीकेज की बात किया जा रहा है। तो सबसे जो यहाँ पे लीकेज होता है वो कम कहाँ पर होता है, मतलब कि कब यहाँ पे कम होता है। तो ये होता है इंटरलीड जो वाइंडिंग होती है वहां पे, मतलब कि जो इंटरलैंड वाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, उसमें प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें को आपस में यहाँ पे इंटरलीड करती है, मतलब कि यहाँ पे जोड़ती है, ज्वाइंट करते आप कह सकते हैं। तो जब यहाँ पे ज्वाइंट होता है तो वहाँ पे जो होता है रिसाव देखने को मिलता है, और जब यहाँ पे रिसाव होगा तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स की कमी आएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो सही दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार हमारा, वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इंटरलीड वाइंडिंग। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, जिसमें पूछा जा रहा है यदि ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशियो 1:5 है तो आउटपुट वोल्टेज के बारे में क्या कहा जा सकता है। तो आउटपुट वोल्टेज जो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि 1:5 रेशियो है, तो यदि टर्न्स रेशियो 1:5 है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंडरी वाइंडिंग में 5 गुना अधिक टर्न है। ये ध्यान रखिएगा। इसका कारण आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो इनपुट वोल्टेज से 5 गुना अधिक होगा। तो ये जो आपका आएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यदि 5 गुना अधिक होता है टर्न्स इसका, तो ये जो आपको देखने को मिलेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि ऑप्शन में आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग यदि प्राइमरी वाइंडिंग से अधिक होती है तो ये आप ध्यान रखिएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस तरह आप नोट कर लीजिएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं, सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का कौन सा भाग बैक ईएमएफ उत्पन्न करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी डीसी मोटर को चलाया जाता है, या आप कह सकते हैं जब भी डीसी मोटर चलता है, तो आर्मेचर करंट जो होता है, सॉरी आर्मेचर जो कंडक्टर होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है, ये सभी को मालूम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के
कारण ही इसमें क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है वो उत्पन्न होता है। तो बैक ईएमएफ का जो यहाँ पे मान हमारा क्रिएट होता है, जो सूत्र के अनुसार जाना जाता है V माइनस आई ए इंटू आर ए, ये हमारा क्रिएट होता है और इस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का कौन सा भाग बैक ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो ये हमारा उत्पन्न करता है आर्मेचर वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर यहाँ पे 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या है। कम्यूटेटर का मुख्य कार्य डीसी जनरेटर में क्या होता है। तो कम्यूटेटर का जो कार्य होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, ये इसका सिंपल यहाँ पे कार्य होता है। मतलब कि आर्मेचर में जो उत्पन्न वोल्टेज होता है वो उसमें उसमें क्या होता है, वो एसी होता है और कम्यूटेटर इसे क्या करता है, डीसी में बदलने का कार्य करता है। तो यही इसका मुख्य कार्य होता है। हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन, कौन सा सही होता है, एसी। यहाँ पर देखिए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना, ये आपका सी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी डीसी मोटर हाई स्टार्टिंग टार्क प्रदान करती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है सीरीज मोटर, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है सबसे अधिक होता है। और इसमें का यदि बात करें उपयोग का, तो इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है इलेक्ट्रिक ट्रेन में, जो ट्रॉम्प होता है उसमें भी किया जाता है, क्रेन जो होता है और जो लिफ्ट होता है उसमें भी ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमारा जो सीरीज मोटर दिया गया है ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे संट मोटर दिया गया, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता दूं, संट मोटर में जो स्टार्टिंग टार्क होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन गति जो होता है इसका अच्छा, इस पर गति का कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग की जब बात करें कि सबसे हाई कौन सा होता है, तो हम यहाँ पे सीरीज मारते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 17, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में किया जाता है। तो हाई वोल्टेज जब भी ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो उस समय आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसके पीछे कारण ये होता है कि इसमें जो लाइन लॉस होता है वो कम होता है। मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है उसका उपयोग आप कर सकते हैं घरेलू में औद्योगिक लोड के लिए, लेकिन स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग जो आप कर सकते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए कर सकते हैं। तो स्टेप अप को भी ध्यान रखिएगा और स्टेप डाउन को भी ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे सही ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर ए है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। सवाल नंबर 18, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस लोड पर निर्भर करता है। तो लोड पे जो निर्भर करता है वो आपका आयरन लॉस होता है। आयरन लॉस, जी हाँ, ट्रांसफार्मर की कोर में जो होता है ये लोड पे निर्भर करता है, जिसको हम सॉरी लोड पे नहीं निर्भर करता है, उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस। बाकी जो कॉपर लॉस होता है, जो कॉपर लॉस होता है ये लोड पे निर्भर करता है, जिसको हम सूत्र के अनुसार आई स्क्वायर आर से हम जानते हैं, ये निर्भर करता है। क्योंकि ये जो करंट होता है ये करंट पर निर्भर करता है, और जब लोड होता है तो ये जो होता है कॉपर लॉस होता है। और कॉपर लॉस होने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे लोड, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि लोड पर निर्भर नहीं करता है, तो ये हमारा निर्भर नहीं करता है, वो होता है आयरन लॉस, जो कि ऑप्शन में आपको बी देखने को मिलता है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या बढ़ाई जाए तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस समय जो आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा वो आपका अलग रेशियो देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे V1 अपान V2 हो जाएगा बराबर N1 अपान N2 हो जाएगा। ये आपका सूत्र यहाँ पे क्रिएट भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यदि टर्न्स अधिक होगा तो वोल्टेज भी अधिक होगा, मतलब कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है ऑटो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपकी एक विधि जो होती है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है, जिसको बोला जाता है टेप चेंजर।
ऑटो ट्रांसफार्मर में जो टेप चेंजर होता है इसका उपयोग किया जाता है वोल्टेज को बदलने के लिए। ये ध्यान रखिएगा। और ये जो होता है एक हाई वोल्टेज कंट्रोल के लिए भी प्रभावी होता है, इसी कारण इसका ज़्यादातर प्रयोग भी किया जाता है। तो हम यहाँ पे सही ऑप्शन मारेंगे, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसको हम टेप चेंजर के नाम से जानते हैं। यदि साथियों आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।